हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइव्स? अफेक्ट यानी कि प्रभाव डालना, ट्राइबल यानी कि जो आदिवासी होते हैं, ठीक है? तो अभी हम देखेंगे जो कॉलोनियल रूल था वह आदिवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव डालता है, ठीक है? या जो कॉलोनियल रूल था वह आदिवासियों को जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है? द लाइव्स ऑफ ट्राइबल ग्रुप चेंज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। देखो जो उनका लाइफ था, उनकी जो लाइफ़स्टाइल थी किसकी? आदिवासियों की, वह ब्रिटिश रूल के अंडर में बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी। लेट अस सी व्हाट दीज़ चेंजेस वर। अभी चलो हम देखते हैं कि इसमें से क्या-क्या चेंजेस हुए थे, यानी कि जो आदिवासियों की लाइफ जो कि ब्रिटिश रूल के अंतर्गत चेंज हुई थी, जब ब्रिटिशर्स का शासन था इंडिया में, उनकी शासन के दौरान जो आदिवासियों की लाइफ थी वो चेंज हो गई थी, तो उसमें क्या-क्या चेंजेस हुए थे? अब जैसे कि देखते हैं व्हाट हैपेंड टू ट्राइबल चीफ्स। आखिर में जो ट्राइबल चीफ्स थे, उनका क्या हुआ? ट्राइबल चीफ कौन थे? जैसा कि हमने देखा धीरे-धीरे क्या हुआ, इकोनॉमिकल डिफरेंस आने लगे, यानी कुछ लोग ऐसे थे जो कि अदर आदिवासियों के कंपैरिजन में ज़्यादा पैसे वाले हो गए, इकोनॉमिकली पावरफुल हो गए, तो धीरे-धीरे क्या हुए, चीफ हो गए। तो आखिर में जो ट्राइबल चीफ्स थे, उनका क्या हुआ? बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन मैनी एरिया द ट्राइबल चीफ्स वर इम्पोर्टेंट पीपल। देखो, ब्रिटिश के आने से पहले, जब ब्रिटिश पहुँचे नहीं थे, इसके पहले जो बहुत सारे एरियाज़ में ट्राइबल चीफ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट लोग माने जाते थे, ठीक है? उनका दबदबा होता था अदर ग्रुप्स में, यानी कि जो ट्राइबल्स होते थे उनमें क्या होता था, कुछ जो चीफ होते थे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते थे, ठीक है? दे ये ब्रिटिश के आने से पहले की बात है, ठीक है? दे एन्जॉयड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड हैड द राइट टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल देयर टेरिटरीज़। तो उनके पास कुछ इकोनॉमिकली पावर था, इकोनॉमिकली पावर मतलब उनके पास ज़्यादा पैसा था कंपैरिजन देन अदर ट्राइबल्स ग्रुप के, यानी कि अगर मान लो कोई ट्राइबल ग्रुप है, ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग होते थे, इसमें 1-2 जो ट्राइबल चीफ हो गए, सपोज़ यहाँ पे कोई ट्राइबल चीफ है, ये इकोनॉमिकली क्या होता है, पावरफुल होता था, यानी इन लोगों के कंपैरिजन में इसके पास ज़्यादा पैसा होता था। इसलिए यहाँ पे बोला दे एन्जॉय द सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर, कि जो ट्राइबल चीफ होते थे उनके पास इकोनॉमिक पावर होता था, यानी कि अदर लोगों के कंपैरिजन में उनके पास ज़्यादा पैसा होता था, एंड हैड द राइट टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल देयर टेरिटरीज़। और जो टेरिटरी उनके कंट्रोल में आती थी, उस पे उनका अधिकार होता था कि वे उसको एडमिनिस्टर करे और कंट्रोल करे। ठीक है? In some places they had their own police and decided on the local rules of land and forest management। तो कुछ प्लेसेस में उनकी दे हैड देयर ओन पुलिस, उनकी खुद की पुलिस होती थी। ठीक है? यानी जो ट्राइबल चीफ होते थे, कुछ एरियाज में ऐसा भी था कि उनकी खुद की पुलिस होती थी, और जो लोकल लैंड और फॉरेस्ट मैनेजमेंट का जो लोकल रूल था वे डिसाइड करते थे, यानी कि वे बनाते थे। कौन? ट्राइबल चीफ्स। अंडर ब्रिटिश रूल द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ चेंज कंसिडरेबली। कंसिडरेबली का क्या मतलब होता है? इसका मतलब काफ़ी हद तक, ठीक है? तो ब्रिटिश रूल के अंडर में जब, यानी कि जब ब्रिटिशर्स का रूल आया, तो जो इनका फंक्शन और जो पावर था ट्राइबल चीफ का, यानी कि जो जो आदिवासियों में जो चीफ होता था, उसका जो पावर था, वो काफ़ी हद तक जो है कि चेंज हो गया था, ठीक है? दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स ओवर क्लस्टर ऑफ विलेज। क्लस्टर ऑफ विलेज मतलब कई गाँव, ठीक है? एंड रेंट आउट लैंड्स। तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पे समझना इस चीज़ को, जैसे देवर अलाउड मतलब उनको अलाउ किया गया। किसने अलाउ किया? ब्रिटिशर्स ने, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको अलाउ किया कि जो गाँव का मालिकाना है, यानी कि पहले क्या होता था, जो ये चीफ होते थे, कई गाँव होता था इनके अंडर में ना, इनके अंडर में कई गाँव होता था, ठीक है? क्लस्टर ऑफ विलेज यानी कि कई गाँव, तो कई गाँव का जो मालिकाना था, वह इनके पास रहा, मतलब कई गाँव का मालिकाना ब्रिटिशर्स ने इनको दे रखा, मतलब इनके अंडर में अभी भी कई गाँव आते थे, एंड रेंट आउट लैंड्स, और ये लैंड भी रेंट पे दे सकते थे। ठीक है? बट दे लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड वर फोर्स्ड टू फॉलो लॉज मेड बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स इंडिया। बट इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर था, वो काफ़ी हद तक खत्म कर दिया गया था, मतलब एकदम खत्म कर दिया था इनका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। किसने खत्म कर दिया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और इनको फोर्सफुली, या इनको मजबूर कर दिया कि इंडिया में जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं, उनके द्वारा जो लॉ बनाया जाएगा, उसको आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। ठीक है? दे आल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश। अब उनको ब्रिटिशर्स, यानी कि जो ट्राइबल चीफ थे, उनको पे करना पड़ता था, ट्रिब्यूट देना पड़ता था, किसको? ब्रिटिशर्स को। ठीक है? यानी कि जो ब्रिटिशर्स रहेंगे उनको आपको ट्रिब्यूट देना, किसको? कौन देगा ट्रिब्यूट? ट्राइबल चीफ देंगे। एंड डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप्स ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश। और ब्रिटिश के बिहाफ पे जो अदर ट्राइबल्स ग्रुप है, जो अदर आदिवासियों का जो समूह है, उसको आपको डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा। यानी कि होता क्या था कि जैसे हमने देखा कि कई गाँव आते थे ट्राइबल चीफ्स के अंडर में, ठीक है? इसका मालिकाना अभी भी इनके पास था, और दूसरा कि ये अभी भी लैंड जो था, अब देखो इनके पास ज़्यादा लैंड होता है, जो ट्राइबल चीफ्स होते थे इकोनॉमिकली पावरफुल होते ही थे, इनके पास ज़्यादा लैंड होता था, तो इसलिए सारी जो खेती होती थी, अकेले तो ये कर नहीं पाएँगे, इसलिए क्या करते थे, लोगों को दे देते थे रेंट पे, तो ये रेंट पे अभी भी दे सकते थे।
ठीक है? और इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर था उसको ब्रिटिशर्स ने लगभग खत्म कर दिया था और इनको पे करना पड़ता था, ट्रिब्यूट देते थे। किसको देते थे ट्रिब्यूट? ब्रिटिश ब्रिटिश ऑफिसर्स को, ठीक है? और उसके बाद इनका और क्या काम होता था दोस्तों, अगर मान लो कोई एक रीजन है, यहाँ पे बहुत सारे आदिवासी हैं, ठीक है? बहुत सारे आदिवासियों का ग्रुप है, यहाँ पे एक कोई चीफ है, तो ब्रिटिश के बिहाफ पे इस चीफ का, ये जो चीफ है इसका, इसकी ड्यूटी थी कि ये अदर ग्रुप्स को डिसिप्लिन में रखेगा, ठीक है? यानी कि इसी के हिसाब से सारे के सारे जो ग्रुप हैं, ट्राइबल ग्रुप्स हैं, इसके द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे या किसके द्वारा डिसिप्लिन में रखे रखे जाएंगे, ये जो ट्राइबल चीफ होता था, ठीक है? दे लॉस्ट द अथॉरिटी दे हैड अर्लियर एंजॉयड अमंग देयर पीपल। तो दोस्तों जो पहले जो अथॉरिटी एंजॉय करते थे, जो पावर ये एंजॉय करते थे, पहले जैसी अथॉरिटी अब इनके पास नहीं रही थी, वो खो गई थी, ठीक है? मतलब इनके पास वो पहले जैसी अथॉरिटी नहीं रहा, एंड वर अनेबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल फंक्शन, और जो इनका ट्रेडिशनल फंक्शन था वो अभी इसको ये फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, अनेबल हो चुके थे, ठीक है? व्हाट हैपेंड टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, आखिर में शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स क्या किया हुआ, हमने देखा जो कॉलोनियल रूल रहा है किस प्रकार से ट्राइबल चीफ की जो लाइफ थी या जो उनका फंक्शन था, जो उसका पावर था, बिल्कुल ही उसको क्या किया, चेंज कर दिया। तो अब देखते हैं कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर थे, यानी जो कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे कल्टीवेशन करके, उनके साथ क्या हुआ। द ब्रिटिश वर अनकंफर्टेबल विद द ग्रुप्स हु मूव्ड अबाउट द एंड डिड नॉट हैव ए फिक्स्ड होम। तो ब्रिटिशर्स जो है काफी अनकंफर्टेबल फील करते थे, या काफी परेशानी थी उनको उन लोगों से जो कि एक जगह नहीं रहते थे, जिनका कोई फिक्स होम नहीं होता था और जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। इसका आप समझ सकते हो कि अगर सपोज क्यों ऐसा उनको होता था कि अगर मान लो इसने ये कोई एरिया, यहाँ पे कोई परमानेंट सेटलमेंट, मतलब परमानेंट यहाँ पे लोग रह रहे हैं, सेटल्ड हैं, ठीक है, सेटल्ड कल्टीवेटर है, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो इनसे ये बाद में आके मतलब इनको कंट्रोल में कर सकते हैं। बट अगर ये सपोज यहाँ पे आए, इनको प्रॉब्लम दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये दूसरी जगह चले गए शिफ्टिंग कल्टीवेटर, अब ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, इनको खोजते फिरेंगे, तो इस वजह से उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। और अभी आगे हम देखेंगे और क्या-क्या प्रॉब्लम होती थी, ठीक है? तो जो जो लोग एक जगह जिनका फिक्स घर नहीं होता था और जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, तो ब्रिटिशर्स को उनसे काफ़ी परेशानी थी, ठीक है? दे वांटेड ट्राइबल ग्रुप्स टू सेटल डाउन एंड बिकम पीजेंट्स कल्टीवेटर। वे क्या चाहते थे कि जो ट्राइबल्स ग्रुप हैं, जो वे क्या करें, एक जगह सेटल डाउन हो जाए, ठीक है? यानी कि परमानेंट एक जगह बस जाए, एंड बिकम पीजेंट कल्टीवेटर, और पीजेंट कल्टीवेटर बन जाए। सेटल पीजेंट्स वर इजियर टू कंट्रोल एंड एडमिनिस्टर देन पीपल हु वर ऑलवेज ऑन द मूव। देखो वही बात हुई ना, यहाँ पे जो सेटल पीजेंट्स होते थे उनको कंट्रोल करना और एडमिनिस्टर करना काफी इजी होता था, कंपेरिजन देन उन लोगों से जिसको जो लोग कि एक जगह से दूसरी जगह मूव होते थे, ठीक है? यानी कि ब्रिटिशर्स को अगर कोई परमानेंट यहाँ पे एक जगह बसा है, तो ब्रिटिशर्स इनको आसानी से, काफी आसानी होती थी कि इनको कंट्रोल करें और एडमिनिस्टर कर सके। बट जो एक जगह नहीं बसते थे, मतलब मूव करते थे, उनके लिए काफी उनको अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इजी नहीं होता था, ठीक है? The British also wanted a regular revenue source for the state, और ब्रिटिश जो है स्टेट के लिए एक रेगुलर रेवेन्यू सोर्स चाहिए था उनको, ठीक है? यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको, उसको क्या चाहिए था, एक रेगुलर रेवेन्यू सोर्स चाहिए था स्टेट के लिए, इसलिए, ठीक है? सो दे इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट, इसलिए उसने क्या इंट्रोड्यूस किया, किसने, ब्रिटिश ने लैंड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया। दैट इज दे मेजर द लैंड, इसका मतलब ये लैंड को मेजर करते थे, डिफाइन द राइट्स ऑफ ईच इंडिविजुअल, और ये डिफाइन करते थे राइट्स, हर एक इंडिविजुअल का राइट जो है डिफाइन करते थे टू दैट लैंड। यानी कि अगर मान लो इतनी बड़ी लैंड है, इसमें 4 लोगों का लैंड है, उसको क्या करते थे, हर एक इंडिविजुअल में बाँट देते थे, ठीक है? उसको डिफाइन कर देते थे कि ये आपका एरिया है, इनका एरिया है, इनका एरिया है, ये इनका एरिया है। तो इसको क्या बोलेंगे, जिसका जितने लैंड पे अधिकार था उसको वे क्या करते थे, डिफाइन कर देते थे। एंड फिक्स द रेवेन्यू डिमांड फॉर द स्टेट, और स्टेट के लिए जो रेवेन्यू डिमांड था उसको फिक्स कर दिया था। सम पीजेंट्स वर डिक्लेयर्ड लैंड ओनर्स, अदर्स टेनेंट्स, कुछ पीजेंट्स जो है लैंड ओनर डिक्लेयर कर दिए गए, और अदर जो थे वो टेनेंट्स डिक्लेयर कर दिए गए। एज यू हैव सीन इन चैप्टर 2, द टेनेंट्स वर टू पे रेंट टू द लैंड ओनर हु इन टर्न पेड रेवेन्यू टू द स्टेट। जैसा कि आप हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, आपको याद होगा कि जो टेनेंट्स होते थे वे रेंट पे करते थे, किसको, लैंड ओनर को, जिसकी जमीन होती थी, ठीक है? उसको रेंट पे करते थे, और इसके बदले जो लैंड ओनर होता था वो स्टेट के लिए रेवेन्यू पे करता था, ठीक है? The British effort to settle झूम कल्टीवेटर्स वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। तो दोस्तों जो ब्रिटिशर्स का जो एफर्ट था, जो उनका प्रयास था झूम कल्टीवेटर्स को सेटल करने का, वह ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था। सेटल प्लग कल्टीवेशन इज नॉट इजी इन एरियाज वेयर वाटर इज स्कार्स एंड द सॉइल इज ड्राई। तो दोस्तों होता क्या था कि जिस एरिया में पानी जो है, वाटर इज स्कार्स यानी पानी बहुत कम होता था, और सॉइल क्या होती थी, ड्राई होती थी, मिट्टी जो होती थी बिल्कुल सूखी होती थी,
वहाँ पे सेटल प्लग कल्टीवेशन करना ईज़ी नहीं था इस एरिया में। सेटल प्लग कल्टीवेशन मतलब यानी कि हल चलाना, ठीक है? जो हल चलाना बहुत मुश्किल होता था, क्यों? क्योंकि वहाँ पे वा पानी तो बहुत ही स्कार्स था, मतलब पानी की मात्रा बहुत ही कम थी और जो थी वो ड्राई थी, इसलिए हल अंदर जाता नहीं था, तो अच्छे से वहाँ पे खेतों को जोता नहीं जा सकता था, ठीक है? इसलिए ऐसे एरिया में जहाँ पे पानी बहुत ही स्कार्स था और सॉइल जो है ड्राई होती थी, वहाँ पे सेटल प्लग कल्टीवेशन करना बहुत ईज़ी नहीं होता था। In fact, Jhum cultivators who to plug cultivation often suffered since their field did not produce good yields. Yield मतलब क्या होता है? उपज। जो उपज यानी कि जैसे हम अनाज-वनाज उगाते हो, क्या होता है? उसको जो मिलता है उसको हम उपज बोलते हैं, ठीक है? तो इनफैक्ट क्या हुआ कि जो झूम कल्टीवेटर्स थे उनको अक्सर नुकसान ही हुआ। क्यों? क्योंकि उनके खेत अच्छी जो है कि यील्ड नहीं दे पाते थे, अच्छा जो है कि प्रोड्यूस नहीं दे पाते थे, ठीक है? अच्छा उपज नहीं प्रोड्यूस कर पाते थे। So the Jhum cultivators in Northeast India insisted on continuing with their traditional practice. तो इससे क्या हुआ, जो झूम कल्टीवेटर्स थे कहाँ के, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, उन्होंने इंसिस्ट किया, उन्होंने जोर डाला कि जो हमारा ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, जो हम पहले से करते आए हैं, उसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? इसके लिए उन्होंने इंसिस्ट किया, ठीक है? फेसिंग वाइडस्प्रेड प्रोटेस्ट, द ब्रिटिश हैड टू अल्टीमेटली अलाउ देम द राइट टू कैरी ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन सम पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। इससे क्या हुआ, उन्होंने बहुत एक वाइडस्प्रेड प्रोटेस्ट किया, किसने? जो कल्टीवेटर्स थे, झूम कल्टीवेटर, उन्होंने बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट किया। इससे क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि उन्होंने अलाउ कर दिया, किसने? ब्रिटिशर्स ने, कि आप फॉरेस्ट के कुछ पार्ट्स में शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है कि कर सकते हो, यानी कि आपके पास अधिकार है कि फॉरेस्ट के कुछ एरियाज में आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर सकते हो, ठीक है? तभी यहाँ पे हमने देखे, अब देखते हैं कि तो कॉलोनियल रूल आने के बाद जो फॉरेस्ट लॉज और देयर इम्पैक्ट, यानी जो फॉरेस्ट लॉ आए और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, ठीक है? द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स एज यू हैव सीन वाज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट। तो जैसा कि हमने पहले स्टार्टिंग में ही देख लिया था दोस्तों कि जो आदिवासी समुदाय था, जो आदिवासियों का जो समूह था, वो क्या था, वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड था? फॉरेस्ट से, जंगलों से कनेक्टेड था। सो चेंजेस इन फॉरेस्ट लॉज मेड अ कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन ट्राइबल लाइव्स। तो चेंजेस इसलिए जो फॉरेस्ट लॉज में जो चेंजेस आए, फॉरेस्ट की जंगलों यानी कि जंगलों के जो कानून बने उसमें जो चेंजेस आए, उसका कंसिडरेबल यानी कि काफी हद तक इफेक्ट पड़ा, किस पे? ट्राइबल की लाइफ पे, यानी आदिवासियों की लाइफ पे काफी हद तक उसका इम्पैक्ट पड़ा। ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर ऑल फॉरेस्ट। अब क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने अपना जो कंट्रोल था वो पूरे फॉरेस्ट पे एक्सटेंड कर लिया था, यानी कि सारे जंगल जो थे वो उनके कंट्रोल में हो गए थे। एंड डिक्लेयर देयर फॉरेस्ट वर स्टेट प्रॉपर्टी, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने अनाउंस कर दिया क्या, कि जो जंगल है, जो भी जंगल हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? स्टेट की प्रॉपर्टी हैं, ठीक है? सम फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट फॉर दे प्रोड्यूस टिम्बर विच द ब्रिटिश वांटेड। कुछ जंगल ऐसे थे जो कि एज ए रिजर्व फॉरेस्ट क्लासिफाई कर दिए गए, यानी कि सपोज यहाँ पे एक जंगल है, कोई यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे, इसमें जो यानी कि कुछ जंगल ऐसे होते थे जहाँ पे टिम्बर मिलता था, जो कि ऐसे टिम्बर जिसकी जरूरत किसको पड़ती थी? ब्रिटिशर्स को पड़ती थी, यानी कि ब्रिटिश चाहते थे जिस टिम्बर को, वो सपोज इन दो जंगलों में मिल रहा है, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इन दोनों जंगलों को क्या डिक्लेयर कर दिया, या क्या एज इसको क्लासिफाई कर दिया कि ये दोनों जंगल क्या है? रिजर्व फॉरेस्ट है, ठीक है? इन दीज फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली। इन ऐसे जो फॉरेस्ट होते थे जिसको क्लासिफाई किया गया था एज ए रिजर्व फॉरेस्ट में, इसमें लोगों को अनुमति नहीं थी, लोगों को परमिशन नहीं था कि वो फ्रीली इसमें मूव कर सके, या झूम कल्टीवेशन कर सके, या फ्रूट कलेक्ट कर सके, या एनिमल्स की हंटिंग कर सके, ठीक है? हाउ वर झूम कल्टीवेटेड टू सर्वाइव इन सच ए सिचुएशन। आखिर में आप खुद सोचो, ऐसे सिचुएशन में, ऐसे वॉर सिचुएशन में जो झूम कल्टीवेशन कल्टीवेटर्स थे वे कैसे सर्वाइव कर पाते? मैनी वर देयरफॉर फोर्स्ड टू मूव टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क एंड लाइवलीहुड। तो इससे क्या हुआ कि उनको जीना यहाँ पे, मतलब कि अपनी लाइफ को सरवाइव कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इससे बहुत लोग जो है मजबूरन मजबूरन क्या हुए, अदर एरियाज में चले गए, किसकी तलाश में? काम की तलाश में और अपने आजीविका की तलाश में। बट वंस द ब्रिटिश स्टॉप द ट्राइबल पीपल फ्रॉम लिविंग इनसाइड फॉरेस्ट दे फेस अ प्रॉब्लम। बट क्या हुआ दोस्तों, जैसे ब्रिटिश ने आदिवासियों को जंगल में रहने के लिए रोक लगा दिया, कि अब उन्होंने बोला कि आदिवासी लोग अब जंगल में नहीं रह सकते, तो क्या हुआ कि दे फेस्ड प्रॉब्लम। इससे उनको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, या उनके सामने एक प्रॉब्लम आ गई, एक समस्या आ गई, क्या कि फ्रॉम वेयर वुड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट इट्स लेबर, कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो अपना लेबर कहाँ से पाएगी, इसलिए टू कट ट्रीज फॉर रेलवे स्लीपर्स एंड टू ट्रांसपोर्ट लॉग्स। किसके लिए लेबर चाहिए था? रेलवे स्लीपर्स के लिए,
रेलवे स्लीपर्स क्या होता है, आप देखे होंगे कि अगर ये रेल लाइन होती है तो बीच बीच में आप देखोगे जिस पे रेल लाइन बिछाई जाती है क्या होता है, और लकड़ियों का लॉग, पहले के टाइम में लॉग यूज करते थे, लकड़ियों का लॉग यूज करते थे, ठीक है। मतलब ये जो होता था स्लीपर लकड़ी का होता था। अभी के टाइम में क्या करते हैं, सीमेंटेड यूज करते हैं या पत्थर यूज करते हैं, ठीक है। तो पहले के टाइम में लकड़ी यूज करते थे, तो प्रॉब्लम आई किसके सामने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सामने प्रॉब्लम आ गई, सॉरी ब्रिटिश के सामने। या प्रॉब्लम क्या है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वह अब लकड़ियों को कट, पेड़ों को कट करने के लिए और लकड़ियों को एक जगह से दूसरे जगह मूव कर ले जाने के लिए, मूव करने के लिए रेलवे स्लीपर्स के लिए उनको मजदूर कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। स्लीपर यहाँ पे देखिए, द हॉरिजॉन्टल प्लैंक्स आर पुट ऑन विच रेलवे लाइंस आर लेड। जो हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, ये क्या होता है, स्लीपर होता है। कॉलोनियल ऑफिसर्स केम अप विद अ सॉल्यूशन। तो जो कॉलोनियल ऑफिशियल्स थे, जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने क्या इसका भी एक सॉल्यूशन निकाला। क्या, दे डिसाइडेड दैट दे वुड गिव झूम कल्टिवेटर स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट एंड अलाउ देम टू कल्टिवेट these on the condition that those who lived in the villages would have to provide labor to the forest department and look after the forest। तो उन्होंने सॉल्यूशन क्या निकाला, किसने, कॉलोनियल ऑफिसर्स जो थे, उन्होंने सॉल्यूशन क्या निकाला कि उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने डिसीजन लिया कि झूम कल्टीवेटर्स को वो छोटे छोटे पैचेस दे देंगे लैंड के, मतलब छोटे छोटा हिस्सा जो है, जमीन का हिस्सा फॉरेस्ट में वे दे देंगे, और उनको बोलेंगे कि तुम जो है, कि जो आदिवासियों को समूह है, वो क्या कर सकता है कि इस जो स्मॉल पैच ऑफ लैंड है यहाँ पे वो कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन कर सकता है, बशर्ते, बट इस पे एक शर्त क्या रखी कि कंडीशन यह थी, शर्त यह थी कि दोज हु लाइव इन द विलेज, जो जो लोग गांव में रहते हैं, वुड हैव टू प्रोवाइड लेबर टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उनको जो है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेबर प्रोवाइड करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे कोई गांव है, किसका, आदिवासियों का गांव है, इस आदिवासी को इस जंगल में थोड़ा सा पैसे डाल, मतलब थोड़ा थोड़ा जमीन मिल गया, अभी यहाँ पे कल्टीवेशन कर सकते थे, झूम कल्टीवेशन तभी कर सकते थे। एक शर्त थी, शर्त क्या थी कि आप जो है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जो कि लकड़ियों का यूज करता है, किसके लिए, जो हॉरिजॉन्टल प्लैंक से रहती हैं यानी स्लीपर्स के लिए, तो इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पेड़ों को कट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस गांव में से आपको क्या करना पड़ेगा, लेबर प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, और जंगलों की देखभाल करनी पड़ेगी। इसको फिर से आप देख लो कि क्या कॉलोनियल रूल जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने एक सॉल्यूशन लाया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे कि आदिवासियों को छोटा छोटा पैचेज जो है, लैंड के पैचेज जो है फॉरेस्ट में दे देंगे, कि और बोलेंगे कि आप झूम कल्टीवेशन यहाँ पे कर सकते हो, बट एक कंडीशन रहेगा, या इस कंडीशन पे कर सकते हो कि आप जो है, इस विलेज में जो लोग रह रहे हैं, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जरूरत पड़ने पे लेबर प्रोवाइड करेंगे और जंगलों की देखभाल करेंगे, ठीक है। सो इन मैनी रीजन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश फॉरेस्ट विलेज टू इंश्योर अ रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप लेबर। तो इससे क्या हुआ कि इस तरह जो बहुत सारे रीजन थे, बहुत सारे इलाकों में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, उसने क्या किया कि चीप लेबर की सप्लाई, रेगुलर सप्लाई के लिए, ठीक है, बहुत सारे रीजन में, बहुत सारे इलाकों में, इस तरह बहुत सारे इलाकों में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने चीप लेबर की सप्लाई रेगुलर करने के लिए, या चीप लेबर की रेगुलर सप्लाई के लिए फॉरेस्ट फॉरेस्ट विलेज जो है कि स्टैब्लिश कर दिया, फॉरेस्ट विलेज जो है की स्थापना कर दी। मैनी ट्राइबल्स ग्रुप रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ। तो बहुत सारे आदिवासियों के ग्रुप ने, बहुत सारे आदिवासियों के समूह ने ये जो कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ आया था, इसको, इसके अगेंस्ट में थे, यानी कि इसका विरोध किया उन्होंने। दे डिसऑबेड मतलब पालन ना करना, दे डिसऑबेड द न्यू रूल्स, वो नए रूल को पालन, नए रूल का पालन नहीं किए। कंटिन्यू विद प्रैक्टिसेस दैट वर डिक्लेयर इलीगल, और ऐसे तौर तरीके जो कि अभी इलीगल डिक्लेयर कर दिए थे, उसी को, उसी तौर तरीके से वे काम कर रहे थे, यानी कि जिस ऐसे तौर तरीके या ऐसी प्रैक्टिसेस जिसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अभी इलीगल कर दिया था, फिर भी बहुत सारे ग्रुप ने उसको, उन तौर तरीकों को उसी प्रकार किया, ठीक है। मीन्स उसके, उनके नियम का उन्होंने डिसऑबे किया, उसका पालन नहीं किया, एंड एट टाइम्स रोज इन ओपन रेबिलियन, ठीक है। ओपन रेबिलियन का मतलब बगावत कर देना, खुलेआम बगावत करना, और कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दिया, किसने, बहुत सारे आदिवासियों के ग्रुप ने। सच वॉज द रिवोल्ट ऑफ सोंगराम संगमा इन 1906 in Assam and the forest satyagraha of the 1930s in the central provinces। तो इसी प्रकार के ओपन ओपन रिबिलियन या इन, यानी जो रिवॉल्ट हुआ था सोनग्राम संगमा का 1906 में असम में, इसी प्रकार का वो भी एक रिवॉल्ट था। और जो फॉरेस्ट सत्याग्रह हुआ था 1930 का, जो कि सेंट्रल प्रोविंस में हुआ था।